गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग बात कर रहे थे बच्चे। थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग रिवीजन कर लें कि अगर ए और बी कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में, अब पुनः डी और सी और डी कंबाइन होकर ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस समय अगर आपका ए और बी मिक्स हुआ और ए और बी मिक्स होकर क्या बना, सी और डी। सी और डी कुछ बनने के बाद पूरी कंसंट्रेट यानी पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ही अमाउंट बना है, उसके बाद सी और डी मिक्स होकर फिर से बनने लगे ए और बी में। यानी जब आपका ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है बच्चे प्रोडक्ट में, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि यानी ए और बी मिक्स होकर सी और डी बनता है, तो हम लोग बोलते हैं यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर यही सी और डी कंबाइन होकर कन्वर्ट हो रहा है ए एंड बी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ओवरऑल हम लोग इसमें देखे थे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हम लोग देख लिए। जो अगला हम लोग का टॉपिक है बच्चे, वह है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं बच्चे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा होगा, उसका रूप रंग आकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम काला है कि गोरा है, इस पे हम लोग बात, कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो कैसा हो सकता है। तो पहली बात ये है बच्चे कि जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम इधर साइड। इधर साइड कहने का मीनिंग ये है बच्चे कि देखिए आपका कंपाउंड ए यानी दैट मीन्स कि ए और बी मिक्स्ड होकर क्या बन रहा है, सी और डी हो रहा है। ठीक है, और सी और डी मिक्स होकर क्या बन रहा है, ए एंड बी बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं। इसको शॉर्टकट में आरएफ भी लिखा जाता है। यानी इस कंडीशन में ए बी आपका कैसा है, तो रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, और सी और डी क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और इधर देखिएगा जब आपका सी और डी मिक्स होकर ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और उस समय सी और डी आपका कैसा वर्क करेगा बच्चे, तो रिएक्टेंट की तरह, और ए और बी क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट की तरह। ठीक है, आप किसी भी तरह से यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को भी और प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट को, यानी दैट मीन्स कि जब ये रिएक्टेंट रहेगा तो ये प्रोडक्ट की, और ये अगर रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट में। अगर आपका रिएक्टेंट दैट मीन्स कि रिएक्शन ए और बी कंबाइन होकर सी डी का फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और सी और डी कंबाइन होकर यानी ये प्रोडक्ट था, बाद में क्या बन गया बच्चे, रिएक्टेंट हो गया। और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, यानी ए बी में। पहले ये रिएक्टेंट था, बाद में क्या हो गया, प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि चाहे वो आपका रिएक्टेंट साइड से हो चाहे प्रोडक्ट साइड, दोनों तरह से इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इन नेचर। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। सपोज दैट बच्चे देखिए कुछ समय हम अभी से यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं। ठीक है, यानी यहां से फिर यहां जा रहे हैं, यहां से फिर यहां जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लगातार कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन हम स्टॉप नहीं है। यानी जब रिएक्शन कम, देखिए बच्चे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन कंप्लीटली स्टॉप नहीं होता है, लेकिन रिएक्शन में मोशन होता रहता है। यानी इसको हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन कैसा है बच्चे, तो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है मीनिंग कि मोशन से है। किससे बच्चे, मोशन से। मोशन का मीनिंग है कि देखिए बच्चे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी ये फिनोमेना, वो रिएक्शन रुकता ही नहीं है। यानी इट मीन्स कि रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअस होती रहेंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे कि एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो बच्चे इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझ दे एक एग्जांपल्स के रूप में कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में उसकी कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग लेकर हम समझा रहा हूं कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहां जो है इधर 5 हम लोग स्टोन ले लिए। ठीक है,
और ये कह रहे हैं कि यहाँ कितने बच्चे, तो इसके अमाउंट कितने 4 है इधर, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये मैंने इसका कंसंट्रेशन इक्वल ही हो, ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। अब क्या कर रहा हूं बच्चे कि इधर से हम लोग 2 स्टोन, यानी 2 स्टोन, कितने स्टोन बच्चे, यानी 2 स्टोन को इस साइड लेकर आ रहे हैं, यानी इधर से इधर, और इधर से भी 2 स्टोन हम लोग इस साइड लेकर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने क्या देखा बच्चे कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में जो आपका रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction। ये बच्चे ध्यान से थोड़ा एक बात को देखेंगे, रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देखने वाली बात है कि एज एग्जाम्पल, ठीक ऐसे ही अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन ए और बी कंबाइन होके और यहाँ सी और डी में मिक्स कन्वर्ट हो जा रहा है और सी डी कंबाइन होके, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस कंडीशन में यानी यहां से अगर हम लोग 2 लिया है तो बचे कितना, यानी 3, लेकिन तब तक इसमें 2 इधर से पीछे से, यानी दैट मीन्स की रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी यहां से 2 यहां चला जा रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जितने 5 स्टोन और इधर 4, यानी इनकी जो कंसंट्रेशन है, रिएक्शन हो रहा है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन क्या है बच्चे, अनइफेक्टेड है, दैट मीन्स की चेंज नहीं हो रही है। तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन में यानी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कभी भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो सकता है, चाहे वो आपका रिएक्टेंट साइड हो या फिर प्रोडक्ट साइड हो। कंफर्म बच्चे, इतनी बात आप ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, जो अगली प्रॉपर्टीज है कि द इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन अनइफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हेल्प टू अटेंड द इक्विलिब्रियम स्टेट रैपिडली। देखो बच्चे, एक रिएक्शन मैंने लिखा हूं, डाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है, ठीक है। यहां पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट मीन्स की डाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यानी NH3 फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां जो यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट का जो काम कर रहा है वो आयरन, और इधर जो आपका निगेटिव कैटलिस्ट है वो मोलिब्डेनम है। यानी आपको डाई हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं और अमोनिया स्प्लिट होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है। यानी इस रिएक्शन में एक वर्ड आया बच्चे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा ध्यान से कि जो कैटलिस्ट होते हैं ना बच्चे, कैटलिस्ट को कहा जाता है, सपोज दैट कि ए आपका रिएक्शन बी में कन्वर्ट हो रहा है तो सी एक ऐसा आदमी है जो इन दोनों को जानता है, दैट मीन्स कि ये इससे इसको भी एक्टिवेट करता है और इसको भी, दैट मीन्स कि ये कैटलिस्ट का मीनिंग होता है बच्चे कि विदाउट पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इट कैन इफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। अब उसमें 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं बच्चे, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। तो पहली बात कि रिएक्शन जब भी पार्टिसिपेट, यानी जब भी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो बच्चे जो हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट का काम है कि रिएक्शन को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इक्विलिब्रियम में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यानी इसका काम है इक्विलिब्रियम में रिएक्शन को पहुंचाना। कंफर्म। आगे देखते हैं कि थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, इट कैन बी अचीव्ड इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर का मीनिंग देखिए बच्चे, एज एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो यहां हम लोग क्या ले लिए बच्चे, एक क्लोज कंटेनर, जैसे मान लीजिए कि हमने वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हीट करना शुरू करेंगे तो कंफर्म है कि जब ये क्लोज रहेगा, पूरी तरीके से पैक्ड रहेगा, तब इसमें क्या करेंगे बच्चे, वेपर्स बनेंगी, और जो वेपर होगा फिर से कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट होगा। यानी यहां से वाटर कन्वर्ट हो रहा है और वाटर किसमें, वेपर में। एक कंडीशन ऐसा है अगर इसको हम लोग ओपन कर देते हैं तो आपकी वेपर्स बाहर चली जाएगी, जो कि कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चे कि आपका जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो इट कैन बी अचीव्ड इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में भी हो सकता है, अगर ओपन कंटेनर में लेंगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, लास्ट पॉइंट है, इट ऑब्जर्व
यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेस बिकम कांस्टेंट एंड रिमेन अनचेंज। देखो बच्चे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसमें जो कुछ भी हो रहा है दैट मीन्स कि आपका वाटर जो है वेपर्स में बन रहा है और वेपर किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर्स में, तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका टेम्परेचर, प्रेशर सब एक सेम होगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है बच्चे। आगे जो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वह लॉ ऑफ मास एक्शन होगा। देखो बच्चे जो अगला पॉइंट है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या होता है बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ इज गिवन बाय गुलवर्ड एंड वॉगे। इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दिया है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है बच्चे, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं गुलवर्ग और इसको बोलते हैं वॉगे, ठीक ना। ये जो लॉ है यह गुलवर्ग और वॉगे ने दिया था और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे, यानी द लॉ स्टेट दैट, यहां से ध्यान देने वाली बात है बच्चे, बहुत ध्यान दीजिएगा, यानी द रेट एट विच अ सबस्टेंस reacts directly proportional to its active mass and the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of their active mass of reacting substance। देखो बच्चे अगर इसको पढ़ने, अगर मैंने आपको रीड किया है तो सर्च के ऊपर से ही गया होगा, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पे अटेंशन, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा है बच्चे कि यानी द रेट एट विच A substance react directly proportional to the active mass। एक वर्ड आया बच्चे यहाँ पे एक्टिव मास। एक्टिव मास का मीनिंग है इसके इनिशियल कंसंट्रेशन से। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे हम लोग, इनिशियल कंसंट्रेशन से। एक रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चे, यानी ए और कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, यानी ये कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चे स्मॉल सी कैपिटल और यहाँ पे स्मॉल डी और कैपिटल डी में। ये रिएक्शन का दैट मीन्स की बच्चे, यानी ए मोल ए लिए हैं, बी मोल बी, प्रोडक्ट में क्या मिला है बच्चे, सी मोल सी, यानी दैट मीन्स कि आपका स्मॉल ए बी सी जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बच्चे। क्या होता है बच्चे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। यही ध्यान देने वाली बात है कि एक आपका केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा, वो केमिकल रिएक्शन है कि ए का ए मोल लिए हैं, स्मॉल ए मोल लिए हैं, बी का स्मॉल बी मोल लिए हैं, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला है बच्चे, आपका सी यानी स्मॉल सी मोल और डी जो है स्मॉल डी मोल मिला है, यानी ए बी सी डी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान से देखना बच्चे कि इस रिएक्शन से क्या कह रहा है, यानी रेट ऑफ, देखिएगा रेट एट विच द सबस्टेंस रिएक्ट, कौन रिएक्ट कर रहा है, ए और बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है बच्चे जनरली इसके इनिशियल कंसंट्रेशन से, यानी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए लिखा है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। एक्टिव मास का मीनिंग है बच्चे कि एक्टिव मास ऑफ ए, और जो इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बच्चे ना, ये पावर में हो जाएगी, यानी ए एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू द पावर स्मॉल ए इनटू यानी एक्टिव मास ऑफ बी के पावर क्या हो जाएगा बच्चे, बी। अब देखो यहां पे लिखा है ना बच्चे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मास। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मास, तो देखिए यहाँ पे ए और बी के हम लोग किस में लिए हैं, प्रोडक्ट में रूप में। इसको हम लोग लिखते हैं बच्चे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू बी पावर स्मॉल ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। एक्टिव मास को हम लोग बच्चे बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, इसके पावर क्या हो जाएगा, बी। आपको भी पता है कि इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इक्वालिटी में, और इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और k इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे एक्टिव मास ऑफ a रेज टू बी पावर a इनटू एक्टिव मास ऑफ b रेज टू बी पावर स्मॉल b। अब देखो बच्चे इसमें क्या है, ये k को, इसको RF को बोला जाता है बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। k को हम लोग बोलते हैं k वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये क्या है बच्चे, कांस्टेंट है जिसका नेम है
यानी इसको नेम बोला जाता है बच्चे वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात है बच्चे, इस k को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी k इज अ कांस्टेंट वेयर k इज नोन एज द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखो बच्चे, आपको भी पता है कि इक्विलिब्रियम या तो प्रोडक्ट साइड से भी हो सकता है और रिएक्टेंट साइड से भी आ सकता है। तो दूसरी तरफ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है बच्चे, ठीक है। ध्यान यहां रखना है कि अगर इसी को हम लोग कुछ ऐसे लिख दें, दैट मीन्स कि अभी हम लोग लिखे हैं बच्चे कि आपका A कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल c कैपिटल D और स्मॉल d कैपिटल D, ठीक है। अब इसमें अभी हम लोग लिखे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन या रिएक्टिंग सबस्टेंस, तो यही ना आपका ए और बी रिएक्टिंग सबस्टेंस है, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी A टू दी पावर A इंटू B टू दी पावर B, ठीक है। इसको इक्वालिटी में बदल रहे हैं, R इज इक्वल टू K और K A के पावर A इंटू, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B, ठीक है। आगे देखिए, वेयर K कांस्टेंट है और K इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, क्या नाम है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखो बच्चे, सेम प्रोसेस रिएक्टेंट वाले में लिखेंगे, यानी दैट मीन्स की रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो इसका मतलब कि C और D मिक्स होकर क्या बनेगा, A और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी C के पावर C इंटू, इसको बोलते हैं बच्चे बिग ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि एक्टिव मास, क्या लिख रहे हैं बच्चे हम लोग, एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D इज टू पावर रेज टू बी C। अब इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, RB से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर C स्मॉल c इनटू द एक्टिव मास ऑफ D स्मॉल d हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसको इक्वालिटी में बदलेंगे तो RB इक्वल्स टू KB हो जाएगा और C टू द पावर C इंटू D टू द पावर स्मॉल d, कंफर्म। अब देखिए बच्चे, ध्यान से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है बच्चे कि क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आप वेयर यहाँ भी एक कांस्टेंट आ रहा है बच्चे, यहाँ KF सॉरी, और KB को हम लोग बोलते हैं बच्चे वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, क्या बोलते हैं बच्चे, बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, यानी KB को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, कंफर्म। अब बच्चे देखिए कंडीशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इक्विलिब्रियम होता है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपको भी पता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, दैट मीन्स कि एक हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखे हैं बच्चे, वह केमिकल रिएक्शन A कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B कन्वर्ट्स इनटू, यानी स्मॉल c कैपिटल C और स्मॉल d और कैपिटल D, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट आता है बच्चे, तो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो रेट होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है बच्चे किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बच्चे देखिएगा,
जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। इतनी बात कंफर्म है। अब देखिए, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता होगा, तो जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, इसका मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी बड़ा होगा, इंक्रीज ज्यादा होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। यानी आपका आरएफ बड़ा है किससे? आरबी से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा है, कुछ समय बाद जो होगा आरएफ घटने लगेगा और आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? बढ़ने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ, यानी एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा बच्चे, उस कंडीशन में जो आपका आरएफ है वह किसके इक्वल होगा? आरबी के। जो आरएफ है वो आरबी के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कंफर्म बच्चे? अब यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं बच्चे कि अभी लिखे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आरबी इक्वल्स टू, सॉरी आरएफ इज इक्वल टू, अभी आप लोग लिखे हैं केएफ यानी एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू डी पावर स्मॉल ए और एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू डी पावर स्मॉल बी। और आरबी इज इक्वल टू क्या लिखे हैं बच्चे? के बी यानी सी एक्टिव मास ऑफ सी के पावर स्मॉल सी और एक्टिव मास ऑफ डी के पावर स्मॉल डी। ठीक है बच्चे, कंफर्म। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम आरएफ किसके इक्वल होगा बच्चे? आरबी के इक्वल होगा, होगा ना। यानी आरएफ इक्वल्स टू आरबी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। कब होगा बच्चे? ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। कंफर्म। अब देखिए इस कंडीशन में कि आपका केएफ इक्वल्स टू, या सॉरी केएफ एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पे के भी लिखेंगे बच्चे और ये क्या हो जाएगा? यानी एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी। कंफर्म बच्चे? अब देखिए क्या मिल रहा है, इसको नीचे ले जाइए, इसको इधर अल्टरनेट कर दीजिए, यानी के एफ अपॉन के बी नीचे आ गया। आगे क्या लिख रहे हैं बच्चे? यानी एक्टिव मास ऑफ सी टू दी पावर सी और एक्टिव मास ऑफ डी टू दी पावर डी अपॉन, ये नीचे आ जाएगा बच्चे, तो एक्टिव मास टू दी पावर ए इंटू एक्टिव मास टू दी पावर बी। ठीक है, और इस के एफ अपॉन के बी को, यानी के एफ अपॉन के बी को हम लोग बोलते हैं बच्चे के सी। क्या बोला जाता है बच्चे? के सी। यानी हम लोग लिख सकते हैं के सी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बच्चे? के सी इक्वल्स टू यानी एक्टिव मास ऑफ सी टू दी पावर सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी टू दी पावर डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए टू दी पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू दी पावर बी। ठीक है, और वेयर के सी इज known as, ठीक है बच्चे, known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। ये बात ध्यान से आई बच्चे, नहीं आता है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, वीडियोस को पॉज कर कर देखेंगे किस स्टेप में कहां प्रॉब्लम आ रही है बच्चे। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है और जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं आगे आप लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल समझ में भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुलवर्ड एंड वागे। ठीक है बच्चे, आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट्स में आप लोग नोट कर दीजिएगा, आने वाली अगली वीडियोस में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बने रहिए, तब तक जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल्स पे। ओके, धन्यवाद।